Hello. Yes, sir. Sir, 1 minute, sir. We are Oh, starting. sure. Was 1 minute. चलो ईयरफोन की जरूरत नहीं है। सलोनी, हेलो। स्टार्ट करो सलोनी। स्टार्ट करो ना। तुम कहाँ पे हो? हाँ। और रमन जी कैसे हैं? नमस्ते विजय वर्मा सर, कैसे हैं सर आप? अभिषेक भी जुड़ा हुआ है। अभिषेक, हाँ कैसे अभिषेक? अभिषेक खंडा। अच्छा लगा सर आप। हाँ, मुझे रमन ने बताया प्रोग्राम के बारे में तो मैंने ज्वाइन किया। काफी वेरी अच्छा लगा विषय मुझे। नहीं, चलो देखते हैं और भी अच्छा लगना चाहिए। भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणी का समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धारयति क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाक्भूषणं भूषणम्। अर्थात कंगन बाजूबंद मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते, ना ही चांद के समान चमकता हार, ना ही सुगंधित जल से स्नान। देह पर सुगंधित उपटन लगाने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, ना ही फूलों से सजे बाल ही मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। केवल विद्या और सुसज्जित वाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। मनुष्य अपने देह को सुंदर दिखाने के लिए अनेकों श्रृंगार करता है, आभूषण पहनता है, किंतु वह भूल जाता है कि ये आभूषण और श्रृंगार मनुष्य के वास्तविक आभूषण नहीं है, बल्कि विद्या, ज्ञान, सत्यता, विनम्रता में वाणी में विनम्रता ही वास्तविक आभूषण है और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता और ये सदैव हमारे साथ रहती है। धन्यवाद। Meaning, it is not the bracelets a person is adorned with, not the necklaces as shiny as the moon, not a nice bath, not the smearing or blessings he receives, not the flowers he is decorated here, which are indeed destroyed over a period of time. However, a person's well-cultured speech is greatly upheld by everybody, which is the real decoration for that person. Thank you. Good evening, everybody. This is Smriti moderating the session for you. Today, we are delighted to have Dr. Vijay Verma sir with us. Dr. Vijay Verma is an associate professor at the Department of Political Science, Dayal Singh College, University of Delhi. Dr. Vijay Verma holds a doctorate degree in political science and a bachelor's degree in law. He has delivered video lectures at the NCRT project and various other platforms. He has also headed the admission committee of colleges and universities and was a member of the Central Grievance Committee of Delhi University. He has also been invited as a discussion panelist on the TV and YouTube programs and is a well-known educationist who has authored more than 10 books. Dr. Vijay Verma is going to speak on the topic entitled, How Can You Make Your Own Success Story of UPSC Civils? It is a pleasure to have you, sir, in this online talk. After completing the session, there will be around 15 to 20 minutes for a question and answer session. For any queries related to this lecture, participants are welcome to put their questions into the comment section. Now I am requesting Dr. Vijay Verma, sir, to take over. Thank you so much, sir. Sir, you are muted. You can unmute yourself. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, thank you very much, Smriti, for this invitation. First of all, I must thank your teacher, Satyam. Raman sir, he is also there. And Abhishek, we just greeted each other. है ना? तो थैंक यू एवरीबॉडी। और भी वो बच्ची एक जो संस्कृत में श्लोक पढ़ रही थी, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। संस्कृत इज नॉट कप ऑफ माई टी, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली माय वाइफ इज ए प्रोफेसर ऑफ संस्कृत वाले। तो मेरी हालत समझ सकते हो कि कितनी दुविधाजनक मेरी हालत होती होगी। तो फिर उसका ट्रांसलेशन कर दिया तो थोड़ा समझ में आया और विद्या का वैल्यू समझ में आया, है ना।
ठीक है, विद्या का भी वैल्यू है, नॉलेज इज पावर, बहुत लोगों ने कहा है, मैं भी कहता हूँ, है ना। हाँ, सब कुछ पावर है। पावर पे कभी लेक्चर देंगे तो तुम्हें और भी मजा आएगा। हाँ, मेरा पूरा रिसर्च ही पावर पे है। रमन देखो मुस्कुरा रहा है, उसको बीच बीच में हम लोग सत्यम को, रमन को ये सब समझाते रहते हैं, है ना। तो एनीवे, मैं आज डायरेक्टली जिस टॉपिक पे बोलने आया हूँ वो सिविल सर्विसेज को लेकर है कि इसमें है क्या, और आप भी बहुत मतलब थोड़ा भी अगर दिल दिमाग को समझा दें तो आपकी मंजिल भी बहुत दूर नहीं है। मैं मूलतः बिहार से हूँ, नालंदा मेरा घर है ना। और पूर्विया बच्चों में, खासकर बिहार और यूपी का जो बच्चा होता है उसमें सिविल सर्विसेज का जो कीड़ा होता है बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे जैसे लोगों को भी साइट करने या कोट करने के लिए प्रेरित करता है। अभी बिहार में एक आईपीएस है, यंग लड़का ही है, उसका नाम है उपेंद्र नाथ वर्मा। हाँ, कुछ दिन पहले उसका सहरसा में जेएसपी ट्रांसफर हुआ, उससे पहले वो पूर्णिया में है। मैं उसका कहानी क्यों लाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लड़का बहुत एवरेज घर का है, बहुत एवरेज। फादर साधारण से स्कूल टीचर हैं, मदर हाउसवाइफ है, और 10th करके जो बहुत प्रेशर होता है कि जॉब ढूंढो कमाओ, तो टीटी के रूप में ज्वाइन कर लेता है। टीटी समझते हो, टिकट कलेक्टर, 10वीं के आधार पे होता है। ही ज्वाइंस इट, हावड़ा में पोस्टिंग होती है, लेकिन उसके अंदर की जो भूख है वो अभी भी उसको बहुत विचलित करता रहता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। वो सिर्फ 12th किया है, टीटी बन गया है, और दिक्कत यह है कि यूपीएससी करने के लिए मिनिमम आपको किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे बीए प्रोग्राम से करें या बीए ऑनर्स करें या इग्नू से करें या जहां से करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें, और वो ग्रेजुएट है भी नहीं, जॉब ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसके अंदर की जो ललक है, तड़प है, आग है, जो उसका एम्बिशन है, उसको बार बार हॉन्ट करता है कि उसे कुछ करना चाहिए। और चूंकि जॉब में है तो फुल टाइम तो कर नहीं सकता, तो इग्नू से बीए करता है। इग्नू से कोई भी कर सकता है, यू नो दैट। हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, है ना। तो जो है इग्नू से बीए करता है और तैयारी जारी रखता है। अब सोचो 6-7 घंटा उसको जॉब करना है, रेलवे का जॉब है, वो भी छोड़ नहीं सकता, घर से बहुत साधारण है। एंड ही मेक्स इनटू आईपीएस, यूपीएससी देता है, जिसको सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलते हो आप। उसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया है कि बड़े एवरेज साधारण घर के बच्चे जिनके अंदर जज्बा है। देखो बच्चे, हम लोग रात दिन बच्चों के बीच ही टच में रहते हैं, और हमने हर तरह के बच्चे देखे, एक से एक लफंगे, एक से एक बदमाश, एक से एक अच्छे, एक से एक इंसान, एक से एक पढ़ाकू, एक से एक हवाबाज। तो ये बच्चे को डिसाइड करना है कि उसने करना क्या है। और वो फाइनली आज की तारीख में, अभी जस्ट उसका 15 दिन पहले सहरसा में वो एसपी के रूप में ट्रांसफर हुआ है। उससे पहले वो पूर्णिया में था। और वो एक लौता बच्चा नहीं है जिसने ये कमाल किया है। मैं जो बच्ची मेरा सीवी पढ़ रही थी उसमें, चूंकि सीवी थोड़ा लंबा चौड़ा है, हालांकि बहुत चीज उसने बताया। मैं आपको बताऊं कि मैं सिविल सर्विसेज का मॉक इंटरव्यू लेता हूं। जो आईएएस के बच्चे जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, पहला स्टेज पीटी है, उसके बाद मेंस है और फिर इंटरव्यू है। मैं उसमें पैनलिस्ट हूँ और मेरे पास सारे बच्चे टच में होते हैं, सब तरह के बच्चे। मैं देखकर दंग हूं कि बहुत एवरेज घर के बच्चे, बहुत साधारण घर के बच्चे, है ना, उनमें गजब का एक जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने इधर नोट किया है, लड़कियां तो कमाल कर रही है। हाँ, या तो बाप माँ उसको मार देता है और बच गई तो फिर वो उदाहरण बनकर ही पेश आती है। एक नहीं, अभी बिहार का ही रिजल्ट आया 10th का 12th का, मतलब 10 में 8 लड़कियां हैं भाई, और बहुत एवरेज घर की लड़कियां हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि लड़के बेचारे कहाँ पीछे रह रहे हैं। गर्ल्स में अगर उसके अंदर ये फीलिंग आ गई कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो कोई उसके एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर सकता। तुम लोग नन कॉलेजिएट के बच्चे हो, मैं भी बहुत साल मैंने पढ़ाया था, करीब 10 साल पहले छोड़ दिया, नहीं तो करीब मुझे भी लगता है मैं 15 साल पढ़ाया हूँ। और मेरा सेंटर जनरली हंसराज कॉलेज ही हुआ करता था,
और मेरे पढ़ाने का परिणाम ये होता था कि अगर 100 बच्चे हैं तो 25-30 तो बहुत बड़ा आदमी बनना तय होता था। तय है कि अगर मैंने पढ़ा दिया क्लास में तो बच्चे में पता नहीं एनर्जी लेवल क्या होता था, वो कहाँ से इतने मोटिवेट होते थे तो करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज कोई हवा नहीं है ना, बहुत एवरेज। आपको सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। आप अगर रहेंगे जज्बा, और उसके लिए बहुत पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग इसको मानते हैं कि पैसा, देखिए पैसा और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज़ है। वो लड़की जो अभी संस्कृत का श्लोक पढ़ रही थी, मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, जब उसने हिंदी ट्रांसलेशन किया तो समझ में आया। हाँ, शरीफ में लेप लगाने के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए, बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते हैं। आज भी मैं आप बच्चों को यही कहता हूँ कि 3 किताब खरीद लो, और नई सड़क पे सारा सेकेंड हैंड मिलता है। 500-600 की किताब 100, 150, 200 में आती है। 600-800 रुपये की किताब को पढ़ जाओ, और बिहारी लहजे में जिसको बोलते हैं चाट जाओ। चाट जाओ मतलब आर पार कर दो यहाँ से वहाँ। वो 4 किताब जो 1000 रुपये की कीमत का है, वो तुमको करोड़पति नहीं, कितना करोड़ का मालिक बनाने के लिए पर्याप्त है। सम्मान और ये तो अलग चीज़ है। पढ़ने के लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, पहले इसको ठीक करो। इसलिए जो बच्चे को लगता है कि नहीं इसमें बहुत खर्चा है, कोई इशू नहीं है। मैं आप लोग के सर है, आप उनके टच में रहें। मुझसे कभी किसी को बात करनी हो तो आप कर ले, मैं और भी क्लियर कर दूंगा 1-to-1 में कि कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत एवरेज बच्चे कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज का एग्जाम। वेट, हाँ बच्चे बोलो। हाँ, किसी ने कुछ कहा? सर कुछ पूछना था। अभी रुक जाओ, 10 मिनट मुझे बोल लेने दो, फिर तो मैं सर बिल्कुल। वो जब हम यूपीएससी की तैयारी, तुम्हारी माइक ऑफ है। हाँ हाँ जी सर, हाँ बोलो। अभी सर को बोलने दो, उसके बाद सबको आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो आराम से बोलना। नहीं तो अच्छी बात है कि बच्चे एकदम आतुर हैं सवाल लेकर के, सर से आज पूछना ही है। तो बस मुझे ज़्यादा नहीं, 10 मिनट टाइम दे दो, फिर मैं आपके सवाल पे ही आऊँगा और फिर उसमें बहुत चीज़ बताऊँगा। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम बोलते हैं, ये भारत सरकार का एग्ज़ाम है और ये 3 चरण में होता है। पहले समझ लीजिए। पहला चरण होता है जिसको पीटी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी प्रारंभिक परीक्षा। ऐसे समझ लो कि मान लो 10-11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो पीटी में आधा के करीब बैठते हैं एग्जाम में। फॉर्म तो दुगना भरते हैं, मान लो 12 लाख भरा तो ये मान लो कि 5 से 6 लाख बच्चे जो है पीटी एग्जाम देते हैं। अब उसमें कितने पास करेंगे? पीटी के जो मार्क्स आते हैं आपके, वो आपके टोटल मेरिट में काउंट नहीं होते। क्लियर हो गया? काउंट नहीं होंगे आपके, जो भी आएंगे आप बस क्वालिफाई कर गए और अगला पड़ाव के लिए आपका चयन हो गया। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो भारत सरकार ने यूपीएससी में, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलते हैं, यूपीएससी बहुत तरह का एग्जाम लेती है, हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, राइट? वो मेडिकल का भी एग्जाम लेती है, एनडीए भी लेती है, इंजीनियरिंग सर्विस भी लेती है, इकोनॉमिक सर्विस। वो नहीं, मान लो भारत सरकार ने 1000 सीट जो है डिक्लेयर किया है कि 1000 बच्चों को हमें जो है सेलेक्ट करना है। तो जितना बच्चा एग्जाम दिया है उससे कोई मतलब नहीं है उसको। मान लो 1000 सीट है तो भारत सरकार क्या करेगी कि करीब 12 से 13 गुना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, यानी पीटी में बच्चों को क्वालिफाई कराएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 सीट है तो मान लीजिए कि 12,000 या 13,000 बच्चे पीटी के बाद अगले पड़ाव के लिए चयन हो गए। पीटी में आपने कम लाया ज़्यादा लाया उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया पहला स्टेज? अब आ जाइए मेंस का, जो सेकेंड स्टेज होता है उसको मेंस का एग्जाम बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मेरिट जो है इसी से बनता है, राइट? पहला 2 पेपर जो है लैंग्वेज का होता है। एक जो भारत का जो 8th शेड्यूल है उसमें जितने लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग है, राइट? जैसे तुम लोग मैक्सिमम बिहार, यूपी और दिल्ली वाले हो तो हिंदी एक पेपर रहेगा, क्वालिफाई करना, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे।
और एक जो है ना इंग्लिश का पेपर होगा, वो भी क्वालिफाइंग होगा। मतलब उसमें भी ज्यादा लाओगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन फेल कर जाओगे तो आगे कॉपी चेक नहीं होगी। तो 2 पेपर जो हुआ, एक हिंदी मान लो, और मान लो कोई बच्चा उड़िया है तो उड़िया ले सकता है, बंगाली है तो बंगाली भी ले सकता है, वो क्वालिफाइंग पेपर है, ये चीज। अब जो मेरिट बनेगी आपकी, वो ऐसे समझ लीजिए कि मेंस में 1750 नंबर का पेपर है। पहला पेपर है आपका निबंध। आप एग्जाम हिंदी मीडियम में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। क्लियर हो गया? इंग्लिश में भी हिंदी में भी कोई इशू नहीं है। निबंध अगर आपने हिंदी मीडियम में दिया है तो निबंध लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। वो जो है 300 मार्क्स का है, ठीक। उसमें आपको 8 निबंध रहेगा, 2 सेक्शन में रहेगा, ए और बी। ए में 4 टॉपिक रहेंगे, 4 में 1 करना है, बी में भी 4 में 1 करना है, यानी 150 मार्क्स के 2 निबंध आपको लिखने हैं। ओके, अब जीएस का पेपर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला जो जीएस का पेपर है, जिसको जीएस बोलते हैं जनरल स्टडीज, या हिंदी में सामान्य अध्ययन बोलते हैं, है ना, वो भी जो है पहला भारतीय इतिहास का पेपर है। पहले पेपर में इतिहास, कल्चर, संस्कृति, भूगोल और समाज, इतना चीज का एक पेपर है, और ये जो है 250 का पेपर है। पहला पेपर क्या हुआ, जहां से मार्किंग काउंट होगा, ऐसे। दूसरा GS1, जहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब का एक पेपर है, जिसको बोलेंगे पेपर नंबर 2। ये जीएस का पेपर नंबर 1 हुआ, वैसे पेपर नंबर 2 हुआ। थर्ड वाला जो है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, वो वाला है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, इत्यादि इत्यादि। क्लियर हो गया? मैं आऊंगा बच्चे, सबका सवाल का जवाब दूंगा, टेंशन मत लो। मैं आराम से कॉफी लेके बैठा हुआ हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं, डोंट वरी, ठीक। चौथा पेपर जो है वो टेक्नोलॉजी से है, इकोनॉमिक्स से है, इन्वायरमेंट से। और 5वां जो है सामान्य अध्ययन और नीति शास्त्र। एक पेपर आजकल आता है इथिक्स करके, है ना, इथिक्स इंटीग्रिटी करके एक पेपर है, इसमें है। और एक पेपर, ये ध्यान से समझ लो, एक पेपर तुमको ऐसा रखना पड़ेगा जो ऑप्शनल पेपर होता है। मान लो तुम पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो, तो तुमने पॉलिटिकल साइंस रख लिया। उस पेपर का पूरा नाम शॉर्ट में बोलते हैं PSIR, पॉलिटिकल, ठीक है, PS, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। शॉर्ट में वो बच्चे बोलते फिरेंगे, PSIR मेरा ऑप्शनल है। क्लियर हुआ? PSIR। मान लीजिए तुमको PSIR में नहीं मन है, तुम हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री में नहीं मन है, ज्योग्राफी ले लो, जिसमें रुचि है, वो कोई सब्जेक्ट नहीं, लिस्ट दिए हुए हैं, और उसमें जो है ना, आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है आप उस पे। ये जो PSIR पेपर होगा, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ये 500 का मार्क्स होगा, 500 मार्क्स का होगा। ये 2 पार्ट में बटा होगा, पेपर 1, पेपर 2, यानी 250 मार्क्स का दोनों पेपर हुआ। सब्जेक्ट कितने का हो गया, कितने का हो गया? 500। क्लियर? अभी तक कोई दिक्कत है किसी को बताओ? अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ये मेंस का है ना, और ये जो मार्क्स आते हैं टोटल, वो बनते हैं 1750 मार्क्स, 1750, और आपका मेरिट यहीं से बनना शुरू हो जाता है। क्लियर? और उसके बाद जो बच्चे मेंस दिए, अब इसमें कितना क्वालिफाई करेंगे स्टेज 3 पे जो इंटरव्यू है, जहां हम लोग बैठते हैं। हाँ, कोई लड़की कुछ बोलना चाह रही है, बोलो, कोई इशू नहीं है, बोलो। थर्ड स्टेज के लिए जो इंटरव्यू वाला पेपर है, वो होता है 275 मार्क्स। जो मैं इंटरव्यू पैनलिस्ट भी हूँ, पता नहीं तुमको सत्यम सर ने तुम्हारा, मेरे लिए तो स्टूडेंट टाइप है, तो मैं नाम से ही सत्यम ही बोलता हूँ। आपके लिए वो सर हैं, तो सत्यम सर जो हैं, उन्होंने आपको शायद वीडियो भेजा होगा, देख लीजिएगा। मैं उसमें पैनलिस्ट हूँ, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। 275 मार्क्स का जो है इंटरव्यू है, यानी मेंस कितने का हो गया? 1750 प्लस इंटरव्यू कितने हो गया? 275,
दोनों मिला दोगे कितने का बन गया? कितने का बन गया जोड़ के बताओ? 1750 और 275 कितने का बन गया? 20,125 मार्क्स। कोई दिक्कत? 20,125 मार्क्स का ये टोटल आपका पेपर है, इंटरव्यू और मेंस मिलाकर। और मजेदार चीज, जो बच्चे आईएएस बनते हैं, जो टॉप करते हैं, उनका कितना % मार्क्स आता होगा सब मिलाकर? कोई गेस करके बताओ, कोई भी बच्चा अनम्यूट करो और बताओ कितना % वो लाकर आईएएस बन जाता हो, जिसको तुम लोग डीएम बोलते हो। और ये और सिनेमा में देखते हो कि डीएम मैडम आई या सर आई, किसी ने दरवाजा खोला। ये 225 मार्क्स का जो टोटल पेपर है, किसी को कुछ आइडिया है? सर 50%। सर 50। हाँ, वेरी गुड। ऑन एवरेज 50% जिस बच्चे का टोटल होता है वो आईएएस और आईएएस हो जाता है। डीएम जिसको बोलते हो, पूरे जिले का मालिक होता है। जो पिछले 7-8 साल नहीं, पिछले 25 साल का जो ट्रेंड है, जो टॉपर रहता है उसको आता है 52, 53, 55 से ज्यादा तो मैंने देखा नहीं। क्लियर हो गया? ये पैटर्न है। उसके बाद जिनका सिलेक्शन होता है, मेंस आपने दिया, अब जो है इंटरव्यू के लिए क्या होगा, कितने लोग को सिलेक्ट करेंगे? 2.5%। यानी 1000 सीट था तो 1000 सीट में क्या होगा, उसका 2.5 जो है इंटरव्यू के लिए आएगा। यानी 250 बच्चे का रफली जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। उसकी ही हम तैयारी कराते हैं। हाँ, आज की तारीख में मैं एक फोरम आईएएस है करोल बाग में, उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसके पैनलिस्ट हूँ। आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बोलना है, किस सवाल का क्या जवाब देना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कैसे ड्रेसअप करना है, सारा चीज़ हम आपको सिखाते हैं। क्लियर हो गया? अब ये जो 1000 सीट है उसमें जो टॉप 150, वो डिपेंड्स करता है कि वैकेंसी का साइज क्या है। जो टॉप बच्चे उनको आईपीएस जनरली मिलता है, बाकी बच्चे आईपीएस लेते हैं। जो पुलिस वाला, जो आजकल लड़कियों में बहुत क्रेज है पुलिस वाला वर्दी का, एकदम आप उसके वीडियो देखोगे, एकदम जब वो वीडियो में देखता हूँ, जब उसका म्यूजिक जो बीच बज रहा था, तो एकदम बादशाह वाली फीलिंग आती है ना। सिविल सर्विसेज का देखो एक फायदा क्या है, समझो इसको। ये तुमको इंस्टेंट हीरो बना देता है। यानी तुम अगर एग्जाम दे रहे हो, तुमको कोई नहीं जान रहा है, लेकिन अगर तुम क्लियर कर लिए तो पूरा इलाका वाला ढोल और बाजा लेके अपने पैसे से तुम्हारे माला लेके भी पहुंच जाएगा। ये प्रोफेसरों को नसीब नहीं है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बड़ा स्लो मूवमेंट वाला है। बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, और बड़ा स्लो मोशन में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि स्टेटस और इन सैलरी में हमारा आईएएस से काफ़ी ऊपर होता है, शायद तुम में से कई को नहीं पता होगा। हमारा नेचर ऑफ जॉब अलग है, उनका अलग है, राइट? तो ये चीज़ें, तैयारी का बड़ा मामला सिंपल है। अगर आप अभी से ठान लें तो 2-3 साल बहुत है, लेकिन फोकस्ड रहना पड़ेगा उसमें। फिर ये नहीं हो सकता कि एक बॉयफ्रेंड भी रख लें, जरा मौज मस्ती भी हो जाए, इसका बर्थडे उसका बर्थडे। नो, पूरी दुनिया एक तरफ, आपको बंद कमरे में एक तरफ। सिलेबस बहुत छोटा है, पढ़ना ज़्यादा नहीं है, ये तुमको मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा बाद में लोग पढ़ता है। हाँ, हम लोग पीएचडी हमने किया था, 5 साल पीएचडी में लगे, है ना। पढ़ना कम है, प्रोफेसर को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मेरे पीछे देख रहे होगे बैकग्राउंड में, ऐसा ऐसा कितना अलमीरा और भी जगह पड़ा हुआ है, हाँ, है ना। तो ये चीज़ें जो है बेसिक, एकदम बुनियादी चीज़ें मैंने बताई है, जो आपको हर जगह दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि आप सवाल एक एक करके बताएं, उठाएं, रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन, और फिर मैं उसमें और डीपर जाऊंगा। ये मैंने सिर्फ एक अपनी बात रखने के लिए रखी है। अब आपके जो भी सवाल हैं, अच्छे बुरे, सही गलत, कंफ्यूजन वाले, कुछ भी, मैं बच्चों में काउंसलिंग के लिए जाना जाता हूँ, इसलिए एकदम बेहिचक होकर जो है आप सवाल पूछें। हाँ, बोलो, एक एक करके, वन बाय वन। कोई बच्चा, एक आदमी रेगुलेट करो। मेरे पास एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन आना चाहिए। सर मुझे ना आईएएस ऑफिसर की तैयारी करनी है। एक मिनट, आई थिंक सम ऑफ
सत्यम या रमन को एक आदमी रेगुलेट कर लो या कोई बच्चा कर लो. वन आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन. ये सोच के मत आपाधापी करो कि जिसका सवाल वो वाला नहीं है. मैं बहुत आराम से बात करता हूँ, कोई टेंशन नहीं. तुम्हारे 50 सवाल होंगे, उसका भी जवाब दूंगा, टेंशन मत लो. 1 by 1 बताओ. रमन अनम्यूट कर लो एक बार. यस. ओके बबीता बेस्ट हैज रेज्ड ए हैंड. यस Yes, बबीता, बबीता. बोलो. चलो बबीता बोलो. गुड इवनिंग सर. हाँ, माइक अगर ऑन कर सकते हो तो कर लो. हाँ, नहीं कर सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू कैन ऑन योर कैमरा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है. बोलो. कैमरा थोड़ा. कोई दिक्कत नहीं है, बोलो. गुड इवनिंग सर. सर माय नेम इज बबीता और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेंस के एक पेपर में बाय चांस हम रह जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम उसका क्या इफेक्ट आ सकता है हमारे उसके ऊपर. बाबू हमने बताया कि पीटी मान लो 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 6 लाख ने एग्जाम दिया पीटी का, राइट. 6 लाख में मैंने बहुत उदाहरण देके बताया कि अगर यूपीएससी ने मान लो 1000 सीट डिक्लेयर किया है तो 12-13 गुना बच्चा जो है वो क्वालिफाई करेगा अगले स्टेप के लिए, बाकी पीछे हो गया. यानी 1000 सीट के अगेंस्ट 12,000 या 13,000 बच्चा मेंस देगा. अब जो मेंस देगा उसमें आगे ये जो 12-13 हजार है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जितना सीट है, मान लो 1000 सीट है तो उसका 2.5% मान लेना कि हमेशा आगे बढ़ेगा. यानी 1000 का मतलब क्या हो गया कि 250 बच्चे का सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू के लिए होगा. अब वो इंटरव्यू देंगे, बाकी वापस हो जाएंगे, फिर से तैयारी करेंगे. क्लियर हो गया बबीता? यस सर. थैंक यू सर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेज योर हैंड एंड जस्ट. हाँ बोलो. यस टीना कोई बच्ची. हाँ, ये तो कैमरा भी इसका ऑन है. बोलो बच्चे. सर गुड आफ्टरनून सर. मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमें मतलब हर बार एक कंफ्यूजन रहती है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कि हमें इसका बेस कहाँ से बनाना है. 12th के बाद से कई लोग कहते हैं कि हमें इसकी स्टार्टिंग कर देनी चाहिए अगर हमारा वही फोकस है तो सर मुझे ये पूछना है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें. अभी किस सेमेस्टर में हो? सर अभी तो 2nd सेमेस्टर चल रहा है बीए सेकंड मतलब हुआ फर्स्ट ईयर. हाँ जी सर, फर्स्ट ईयर है. तो दिस इज राइट टाइम कि दिमाग में आप बना लो कि कुछ बनना है तो उसी तरह से मेहनत करना शुरू कर दो. क्लियर? यस सर. स्टार्टिंग करने का बेस्ट तरीका ये है कि अभी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो पेपर है, एनसीईआरटी की बुक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिस्ट्री का, ठीक, सिविक्स का और ज्योग्राफी का 6th क्लास से 12th क्लास का अभी से पढ़ना शुरू कर दो. पहले भी पढ़े होगे लेकिन अब सीरियसली पढ़ना है. क्लियर हो गया? और इकोनॉमी की जो बुक है वो 11th 12th वाली जो बुक है वो पढ़े, शुरू कर दें आप. देखिए, पहला चीज है कि आपको मन बनाना पड़ेगा, नंबर 1. दूसरा चीज है कि मन बनाना पड़ेगा तो उसी अनुसार मेहनत करना पड़ेगा. यस सर, बिल्कुल. जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत साफ बोलता हूँ, भाई मान लो, ऐसा समझो, सपोज करो सचिन तेंदुलकर का नाम तो सब सुना है, सुना नहीं सुना है टीना? यस सर. क्या था सचिन तेंदुलकर? सर ये एक जो ग्रेट क्रिकेटर बने हैं और ये अपनी मेहनत से बने हैं सर. जैसे कि अब इनकी मिसाल दी जाती है. अच्छा, मिसाल दी जाती है. मैं कहूँ कि क्रिकेटर नहीं था, बैट्समैन था, तो इसमें क्या गलत है? सर इसमें भी कोई गलती नहीं है. अगर मुझसे पूछोगे तो वो तो पढ़ने में कितना पढ़ा हुआ था पता है तुमको? किसको पता है? 10th क्लियर थी. वेरी गुड. सिर्फ 10th पास आदमी है भाई. मान लो सिलेक्शन कमेटी को, जो क्रिकेट बोर्ड है, उसको बैटिंग के लिए नहीं, फील्डिंग के लिए चुनना होता, तो चुनने लायक था क्या? बिल्कुल नहीं था. फील्डर है, बहुत एवरेज था. बॉलर तो और भी एवरेज था. विकेट कीपिंग तो उसको कुछ नहीं आता था. और एज ए कैप्टन तो हमेशा वो स्ट्रेस में आ जाता था. वो जब कैप्टन बनता था वो आउट हो जाता था. उसकी एक खासियत थी, क्या? बैटिंग. क्लियर हो गया? और उसको लोग क्या बोलते हैं? क्रिकेट का भगवान बोलते हैं. तो आपको भी यही समझना है कि आपको किस चीज का भगवान बनना है.
अब बनना है आईएएस, अब पता लगा कि दोस्तों के साथ तफरी कर रहे हैं, नहीं होगा। ठीक, झूठ मूठ का इधर गप दे रहे हैं, नहीं होगा। आपको दुनिया से काट के, हाँ, और ये भी हो सकता है कि जो दोस्त आपके मौज मस्ती कर रहे हैं वो आपका मजाक उड़ाए कि यार ये तो बहुत बेकार लड़की है, झल्ली है, तो आप मजे से एंजॉय कीजिए, उसी को खुश रहने दीजिए कि भाई तू ही बड़ा आदमी है, तुम किस्मत वाले हो, मेरी किस्मत ठीक नहीं। पढ़ो। कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। जो काम करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। मुझे पॉलिटिकल साइंस आता है तो आता है। मैं जब पढ़ाता हूं तो इस कन्विक्शन से पढ़ाता हूं कि कोई मुझे ज्ञान देके जबरदस्ती नहीं जा सकता है। किस सब्जेक्ट का? पॉलिटिकल साइंस का। नहीं, मुझे ज्योग्राफी नहीं के बराबर आती है, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत एवरेज आती है, हिस्ट्री एवरेज आती है, और साइंस तो बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन मुझे जो आता है तो मैंने अपनी पकड़ बना रखी है, तो वो आपको करना है। सिविल्स करना है तो तैयारी अभी से मन बनाइए, और मन बनाने का मतलब है, और लड़कियों में एक चीज मैं बता रहा हूँ, मतलब जो कोई लड़का बैठा है तो इसको अदर वे राउंड मत लेना। कमाल का उनमें ऊर्जा संरक्षण का एक टेक्निक होता है। अरे भाई, बिहार का मैं रिजल्ट देख रहा हूँ 10th का, मैं मीडिया से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से बहुत जुड़ा हूँ। साधारण घर की बेटियां गजब का रिजल्ट दे रही है, क्योंकि वो अगर ठान लेती है कि करना है तो करना है। ये बॉयज में जरा दिक्कत होता है। बॉयज का आधा टाइम तो है लड़की के चक्कर में, इसका यहाँ घूमो वहाँ घूमो, इसको इम्प्रेस करो, ये करो, इसमें ही बर्बाद हो जाता है। लड़कियों ये सब शौक नहीं पालती। अगर उसने मन बना लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है तो बनना है, राइट? रमन देखो मुस्कुरा रहा है, लेकिन सच ये है, तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन जो है, कंसंट्रेशन पावर जो है। और मैंने एक चीज बात कही, पढ़ाई में पैसा कहीं बाधा नहीं है। तुम 4 किताब सेकेंड हैंड जाके दिल्ली, जो क्या मार्केट है रमन, वो क्या बोलता है वो, दिल्ली, अरे दिल्ली गेट के पास जो है सर, नई सड़क भी नहीं हो, संडे मार्केट लगता है, जाओ ना। एक जमाने में हम लोग भी बहुत किताब खरीदते थे, और अच्छी किताब 2/3 रेट पे मिल जाएगा। 800 प्राइस है तो 200-250 बार्गेन कर लेना। 4 किताब को पढ़ जाओ। पढ़ने का मतलब चाट जाने का मतलब एकदम एक एक करके। वो 4 किताब जिसकी कीमत टोटल 1000 और 1500 रुपए होगी, वो तुमको करोड़पति बनाने की कुवत रखता है। करके तो देखो। अरे आज की तारीख में अगर कहीं दोस्त के साथ किसी का बर्थडे मनाने गए, तो ऐसी मुफ्त में बहुत रुपया खर्च हो जाता है। तो पढ़ने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना कोई इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं, सब बेकार का चीज है मेरी नजर में। मैं तो जब भी पढ़ता हूँ, मेरे आसपास तुम ड्रम बजाओगे तो और मैं अच्छे से पढ़ूंगा, नहीं समझे? अगर तुम मेरे सामने डांस कर रहे हो, पूरा कॉलेज डांस कर रहा है, मुझे पढ़ना है, तो मेरे पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक? कोई घर का माहौल तहौल, इसे बेकार का थ्योरी है, बेवकूफ लोगों ने तुमको गाइड किया होगा, तो इसे बता कुछ नहीं, करना है तो करना है। बात खत्म हो गई? क्लियर हो गया टीना? यस सर, थैंक यू। अभी से तैयारी करो। एनसीईआरटी का बुक सेकेंड हैंड सब मिलता है, न फर्स्ट हैंड, जो लेना है ले लो। और आजकल तो वीडियो इतना है कि कोई जो टॉपिक सुनना है उसका अपना शुरू कर दो। कान में वो जो ठिप्पी लगाते हो, जिसको तुम लोग क्या बोलता है अंग्रेजी में, ईयरफोन लगाओ और अपना लेट जाओ, सुनो चुपचाप। अब तो पढ़ना भी बहुत आसान हो गया जी। हमारे समय तो पढ़ना बहुत टफ था। हमारे लिए तो टीचर जो बोल दिए वही एक सोर्स है, उनको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको गूगल सर्च था क्या? हमारे समय मान लो कोई सवाल पूछना है तो कल अगर मान लो अभी हम पढ़ रहे हैं, मेरे दिमाग में कोई सवाल आया तो कल स्कूल जाएंगे तो सर से पूछेंगे, अब क्या है, गूगल सर्च कर लो। कुछ नहीं है, फोन उठाओ, दोस्त को फोन करो, यार इसका जवाब दो। 1 सेकंड में क्वेश्चन आते हैं और 1 सेकंड में उसके आंसर आपके दिमाग में होते हैं। Am I right? यस सर। यस। चलिए, और बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ बोलो। गुप्ता। सर माय नेम इज वर्षा। सर मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ बोलो बच्चे। तुम्हारा माइक जो है म्यूट है।
अच्छा हाँ सर मैं ये पूछ रही हूँ जैसे यूपीएससी के एग्जाम देते हैं तो और इंटरव्यू वगैरह के लिए तो कितनी फीस वगैरह लग जाती है? फीस मतलब पैसे पे करने होंगे ना जब एग्जाम देंगे उस चीज के। जितना एक दिन में पिज्जा खाने में खर्चा कर देती है उतना ही। क्लियर हो गया? देखो एक चीज सुनो, बता रहा है, सबको बोल रहा हूं, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, चाहे लड़का रहे लड़की रहे, एक ही चीज बोलता हूं कि दामाद बनना है ना तो सरकार का दामाद बनो। ये लड़की के लिए भी बोल रहा हूं। हाँ, अरे सरकार आज भी आपको, अगर आप सफल हो जाते हो तो कितना इज्जत देती है, सम्मान देती है, गाड़ी देती है, बंगला देती है, वर्दी देती है, ऑफिस देती है। तुमको पता है हम लोग का एलटीसी होता है कि यहाँ घूमो, सरकार कहती है हवाई जहाज में घूमो, गर्मी में तुमको ठंडा रखती है, ठंडा में गर्म रखती है। इतना ज्यादा इज्जत ससुराल में होता है क्या किसी का? हाँ? कोई लड़का अगर बेचारा उस ससुराल में 2 दिन से ज्यादा रह जाए तो उसकी सास जरूर घुमा के पूछ देगी कि बउआ तबीयत ठीक है ना? अरे ससुराल 1-2 दिन का चीज है, ज्यादा रहे तो बेइज्जती शुरू हो जाती है। एक सरकार ही है जिसका आप दामाद बन के रह सकते हैं, और वो लड़का लड़की दोनों के लिए है कि आपने मान लीजिए 27-28 साल में सर्विस ज्वाइन की है ना, तो 60 साल तक आपको सर माथे पे बैठाए रखती है। सही है गलत है बताओ? तो सही है सर। तो और बॉयज लोग जितना है, भूल के भी ससुराल में 2 दिन से ज्यादा मत रहना, चाहे ससुर और सास जी कितना भी अच्छा हो और इज्जत करे, तीसरा दिन तबीयत पूछने लग जाएगा। एक सरकार ही है जो तबीयत क्या पूछेगी, उल्टा आपको ऑनर देती है, तो रिवार्ड देती है, तो प्रमोशन देती है, तो तनख्वाह देती है। डीएम का बंगला देखे हो? कोई बच्चा गया आज तक डीएम का बंगला कहीं पे? यस सर। जितना यहाँ सोसाइटी होता है ना, 5 सोसाइटी मिलाकर उतना बड़ा डीएम का बंगला होता है। समझ में आई बात? हाँ जी, दिल्ली वाला को तो समझ में भी नहीं आएगा कि डीएम का बंगला क्या होता है। करो, फीस वीस का कुछ नहीं है, मिनिमम पे है 1000-2000। आपको एग्जाम का फीस सरकारी इंस्टीट्यूशन में आज भी जो है फीस का कोई चक्कर नहीं है। उससे ज्यादा आपका कितने, कौन लड़की पूछी थी ये? अबे क्या नाम था? वर्षा। यस सर। हाँ, तुम्हारे हाथ में कितने पैसे का मोबाइल है ये बताओ? तुम लोग के हाथ में जितने का मोबाइल है उससे कम में यूपीएससी की तैयारी हो सकती है। और सुनना है? क्लियर? ओके सर, थैंक यू। नॉन इशू, पैसा एक इशू नहीं है। 1000 बार बोला हूं, अगर कोई तुमको दूसरा उल्टा पुल्टा ज्ञान दे दिया है कि पढ़ाई का संबंध पैसे से है तो उसको मेरे पास भेज देना, उसको भी काउंसलिंग कर दूंगा। अरे 1000 बच्चे एग्जाम्पल है भाई, एक बच्चे नहीं है, रेयर है। मैंने उपेंद्र नाथ वर्मा को एक साइट किया कि समझो उसको कि 10th करके वो नौकरी करने लगता है, बीए भी नहीं पास किया है घर के हालात से। उसके बाद वो चूंकि रेगुलर नहीं कर सकता है, ड्यू में नहीं पढ़ सकता है, तो इग्नू से पास करता है और फिर सिविल सर्विसेज देता है। बात खत्म हो गई। आज वो एसपी है। हाँ, क्लियर हो गया? तो ये चीजें ठीक। यस, मुस्कान गुप्ता हैज रेज्ड ए हैंड। यस मुस्कान, बताएं। सर हमें कैसे बनाते? जोर से बोलो बच्चे, तुम्हारी आवाज कम आ रही है। हमें तैयारी के लिए नोट्स कैसे बनाने चाहिए जो हेल्प करे हमारे पढ़ाई में? पढ़ने में मन लगता है? यस नो में जवाब दो। यस सर। पहले पढ़ने का मन बना लो। मन बना लो कि दुनिया भाड़ में जाए, मस्ती करे, डीजे करे, डांस करे, ड्रामा करे, नौटंकी करे, गप करे, मुझे पढ़ना है। बात खत्म हो गया। पहले धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालो, फिर एक आध राउंड और बता दूंगा, अपने आप सब हो जाएगा। पहला चीज आपको समझना है कि दुनिया को जो पसंद है वो करे। मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं बना उस तरह से जिसके साथ मैं गप दूं, मेरे साथ नहीं हो सकता है। मेरे दिमाग में हर समय कोई काम चलता रहता है। अगर मैं किसी से मिला हूं तो वो भी पॉजिटिव पर्पज से मिला। हवाबाजी, गपबाजी, मुझे कॉलेज में किसी ने बैठ के गप देते नहीं देखा। या तो मैं क्लासरूम में हूं या मैं आ रहा हूं या जा रहा हूं। तो पहले आप मन बनाइए कि हमको पढ़ने की आदत डालनी है। एक बार आप डालिएगा तो फिर हम हमेशा टच में रहेंगे। आप सर के थ्रू बात करवा दीजिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा।
पहले आदत डालो। लेकिन हाँ, 4 चीज एक साथ नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया? कि एक बॉयफ्रेंड भी हो जाए, उसका बर्थडे उसका भी मना लें, उसके पापा का भी बर्थडे हो जाए, उसकी मम्मी, ऐसे नहीं होता। यूपीएससी करने वाले बच्चे बड़े साधारण लोग के होते हैं और उनके अंदर एक जज्बा होता है कि मुझे ये करना है तो करना है। क्योंकि मैं तो रात दिन उन्हीं के टच में हूँ। आज सुबह से भी संडे में ये 5वां काउंसलिंग है जो तुमको मैं कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? मैं अब तक मतलब 5 घंटा से ज्यादा बोल चुका हूँ और सिर्फ कॉफी पे बोल रहा हूँ और सब सोशल सर्विस है। हाँ, सुबह ही एक प्रिंसिपल का फोन आया, केवी की प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल की, सर मेरे बेटे को करना, आप बताइए। तो करो ना, करना है तो करना है। पहले मन बनाओ कि मुझे करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक, करो तो सही, ठानना पड़ेगा। देखो दुनिया में सब चीज है। हाँ, मैं जहां रहता हूं विश्वविद्यालय मेट्रो के पास, राइट, मेरे 100 मीटर की दूरी पे 5 सरकारी शराब की दुकान है। तो क्या मैं जाके लाइन में लग जाऊं? मैंने तो सूंघा भी नहीं आज तक। और जब जाता हूं तो देखता हूं एकदम भाई लोग लाइन में लगा हुआ है, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। और शराबियों में एक चीज बड़ी अच्छी होती है, उनकी लाइन में झगड़ा नहीं होता। दूध के लाइन में झगड़ा हो जाएगा कि मैं पहले आया था मैं, लेकिन शराबी लोग एकदम डिसिप्लिन लाइन में लगा हो। वो उसको पसंद है, ये मुझे पसंद है। मेरे लिए कॉफी ही शराब क्या काम करता है। आधा कॉफी पी लिया, 1 घंटा बोल दो। तो आपको पहले ये तय करना कि आपको करना क्या है, फिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना हो, सब अपने आप आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चा? मुस्कान गुप्ता? यस सर। यस, मन बनाइए, पहले आदत डालिए। क्लियर? यस सर। और पढ़ने के लिए जगह वगह कुछ नहीं होता है। जिसको पढ़ना होता है, मैं तो जाड़ा में, मेरे घर में धूप नहीं आते तो मैं नीचे जाके पेड़ के नीचे एक डंडा और पानी का बोतल लेके पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहा होता हूँ। हाँ, अभी किसी बच्ची ने पढ़ा मेरा बायोडाटा कि 10 किताबें लिखी, नहीं 10 नहीं, मैं 14 किताबें लिख चुका हूँ। और मेरी अभी एक बुक जो है नीदरलैंड से पब्लिश होकर चल चुकी है, मेरे पास अभी आई नहीं है। हाँ, लॉ एंड गवर्नेंस पे है ना। उसको जब आएगी तो फेसबुक पे डाल दूंगा, रमन बाबू भी देख लेगा, सत्यम भी देख लेगा। जब आएगी हैंड में तब डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा। और ये सब पेड़ के नीचे हुआ है। बेटा पढ़ने के लिए जज्बा चाहिए। कौन बता दिया कि ऐसे इन्वायरमेंट होता है? ये कुछ नहीं होता। हाँ, हम भी कोई लाट साहब के औलाद नहीं है, बहुत एवरेज घर के बच्चे हैं। और जो करना है तो करना, आज भी मेरे अंदर वही जज्बा रहता है। ठीक है? यस, प्रियांशी द्विवेदी, यस बोलो। गुड इवनिंग सर। सर आपने जैसे बताया कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, मतलब एक सिलेबस है, हमें उतना ही पढ़ना है और हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। सर वो एग्जाम तक तो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज सही है कि वो सिलेबस ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर लेता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जो रह जाती हैं, कुछ जैसे कि हमारे जो हिंदू कल्चर की चीजें आ जाती हैं, जो हमारे रामायण की, वो कोई टेंशन मत लो ये सब। अरे कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। तुम्हें बोला ना कि मैं इंटरव्यू पैनलिस्ट हूँ। इंटरव्यू में तो सवाल हम ही पूछते हैं ना, हमारे जैसे लोग ही तो पूछते हैं। बेटा ऐसा होता है कि जब आप ठीक से सिलेबस पढ़े हो रहते हैं तो उसी की बुनियाद पे सब चीज खड़ी होती है। हिंदू कल्चर और ये कल्चर तो हिस्ट्री का पार्ट है ना। अगर हिस्ट्री का तुमने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लिया है तो तुमको ऐसे ही पता लग जाए कि क्या आंसर देना है। और इंटरव्यू में बाहियात क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते जो आपके सोशल मीडिया में पूछ दिए जाते हैं कि आपकी साड़ी का रंग कैसा है, आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आई हैं, तो आप जिस कैब से आई उसका नंबर, ये सब फालतू के होते हैं। इस तरह का सेंसिटाइजेशन नहीं होता। वहाँ बड़े सीरियस हम सत्यम, मैं वीडियो भेज दूंगा, ये बच्चों से शेयर कर लेना, तुम देखो कि हम सीरियस होके और शक्ल बना के कितना सीरियस सवाल पूछते हैं। इज इट क्लियर? अरे बाबू ऐसा है, शरीर अगर तंदुरुस्त है तो चेहरा भी चमकता है। उसी तरह अगर आपका सिलेबस पे कमांड है तो आंसर अपने आप निकलेगा, आप खुशी होकर देंगे। और नहीं आता है तो नर्वस हो गए। और ये किसने बता दिया कि हिंदू कल्चर पे ये सवाल पूछा जाता है, वो सवाल पूछा जाता है? किसने बता दिया तुमको? एनसीईआरटी का 6 से लेके 12 तक का हिस्ट्री पढ़ लो, उतना हिस्ट्री। यूट्यूब पे हाँ बोलो।
बोलो, तुम्हारी आवाज क्रैक हो रही है प्रियांशी। हाँ सर जैसे जी सर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जो गाइड करती हैं, बहुत अरे सारी जो वो बच्चे वो गाइड कम करता है, मिस गाइड ज्यादा करता है, वो सब छोड़ो तुम। नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया पे वो कई चीज ग्लैमर के लिए भी डाले जाते हैं, वो सब छोड़ो। हाँ, कई प्रवचन दे रहा होता है, वो सब छोड़ो। यूपीएससी एकदम, हाँ ठीक है, कोई नहीं, कुछ अंदर ले जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज समझ लो कि यूपीएससी जो होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल ऐसे नहीं होते। आप, मैंने बताया ना कि 6 to 12 जो है ना, वो एनसीईआरटी की जो किताब है वो पढ़ना शुरू कर दो। हिस्ट्री का 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। और इको कहाँ से लोगे? 11th 12th। साइंस कहाँ से लोगे? 11th 12th। बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। और यूपीएससी में ये भी ध्यान रखना है तुमको कि मटेरियल इतना ज्यादा है ना, बैठ जाओ, मटेरियल इतना ज्यादा है कि तुमको ये ध्यान रखना है कि जितना पढ़ना है उससे ज्यादा ये सिलेक्ट करना है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? सर मैथ नहीं पढ़नी। क्या क्या? मैथ्स नहीं पढ़नी सर। मैथ्स वहां पे काम आएगा, पीटी में, प्रीलिम्स में जो सीसेट का पेपर है वहां काम आएगा। थोड़ा बेसिक मैथ्स तो चाहिए, है ना? ठीक है, हाँ और बोलो। ओके सर। कुछ आप लोग, हाँ बोलो। यस, नेक्स्ट पंखुरी। सर बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें कितने घंटे यूपीएससी की तैयारी के लिए लगाना होगा? एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 आवर्स सर। तो करते क्या हो जिंदगी में? पढ़ना ही तो, और कोई काम है क्या? नो सर। तुमको अभी जो एग्जाम्पल दिए कि वो टीटी था, 6 घंटा नौकरी कर रहा था, उसके बाद भी आईपीएस निकाल लिया। अरे बाबू, टाइम मैनेजमेंट तो तुमको सीखना है ना। हाँ यस सर। जो मैं एग्जाम्पल से शुरू किया उसको समझने की कोशिश करो। पढ़ने का मतलब यह है कि आप ठानिए किसी चीज को। आप ये मान लीजिए कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे पढ़ना है, और जब पढ़ोगे तो कई लोग मजाक बनाएगा, तो उसको खुश रहने दो ना। दिक्कत क्या है? बोलो कि हाँ भाई तुम समझदार हो। अब सुनो, मैं तुमको बता रहा हूं, मैं जब हॉस्टल में था ग्रेजुएशन में, तो मेरा रूममेट जो था आसाम का था। वो दिमाग से हमसे बहुत गुना तेज था, गाना अच्छा गाता था, पेंटिंग अच्छा करता, वो पढ़ता नहीं था, रात भर ताश खेलता था। मुझे बुक से लगाव, मैं पढ़ता था। मुझे वो एक लाइन बोलता था बड़ा प्यारा, बोला, आई हैव नेवर सीन ए हार्ड वर्किंग डंकी लाइक यू। हिंदी समझ में आया इसका? कि तुमसे बड़ा मेहनती गधा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। ये रूममेट बोला। तो मैंने उसको कहा, भाई तुम दिमाग से तेज हो, मैं जरा लो आईक्यू का हूं, तो मुझे मेहनत कर। मुझे पता था कि ये फेल करेगा और मैं टॉप करूंगा। और जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो यही हुआ, मैं क्लास का टॉपर था और वो पूरे सब्जेक्ट में फेल था। क्लियर? उसके फेल करने से 2 फायदे मुझे हुए। एक तो हॉस्टल से निकाला गया, ठीक, और दूसरा फिर उसने कभी जिंदगी में ये कमेंट नहीं किया। अरे मेरा लाइफ है, मुझे तय करना है ना कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। दूसरे से बन क्या रिकमेंडेशन लेटर चाहिए क्या? क्लियर हो गया? तो आदत डालो, जो काम करना है। मान लो तुमको बैट्समैन बनना है तो जाओ कि क्रिकेट खेलो ना मैदान में, फिर किताब पकड़ के क्या कर रहे हो? हाँ यस सर। हाँ, तो पहले तय करो ही करना क्या है। हाँ यस। हाँ, ये ठानने वाली बात, जो जिद कि मुझे ये करना है तो करना है, ये आपको तय करना होता है। ठीक? यस सर। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलो ना, बोलो। सर जो आपने मेंस के सब्जेक्ट बताए थे, वो सब्जेक्ट हमारे पास 6 थे, उसमें 5 हमारे सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल में था। तो वो हाँ, एक जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल की लिस्ट दी हुई है। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके कहा कि तुम, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हो। क्या क्या सब्जेक्ट है बीए में तुम्हारे पास? सर बीए में पॉलिटिकल साइंस है,
एक ऑफिशियल मैनेजमेंट है, हिस्ट्री में एथिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इंग्लिश है। हाँ, तो इंग्लिश तो क्वालिफाइंग हुआ, तो हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, पोल साइंस भी है। तुम देख लो, सिलेबस देख लो, कौन तुमको अच्छा लगता है, फिर उसमें पढ़ जाओ पीछे। ओके सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बच्चे, मेंस ऑप्शनल पेपर के लिस्ट दिए हुए हैं, आप उसमें से उसका सिलेबस देख लो और फिर तय करो कि मुझे क्या लेना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम लोग को रमन और सत्यम और ये अभिषेक सब पढ़ा रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस एक पेपर होगा ही होगा। और PSIR जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा चारों तरफ से मजबूत कर देता है। अभी एक लड़की जो पूछ रही थी ना कि इंटरव्यू में कुछ पूछ देता है, PSIR से फायदा ये होता है कि आपका बैकग्राउंड इतना मजबूत हो जाता है ना। मैं अगर आपको पढ़ा रहा होता तो मैं आपको लिख के दे देता कि 50% जो आप बच्चे हैं वो उसमें बड़ा आदमी बन के रहोगे, लिख के दे देता। ठीक, क्योंकि मैंने जब भी पढ़ाया तो यही हुआ है मेरे लाइफ में। मैं जब पॉलिटिकल थियरी पढ़ा रहा था तो 100 में हाईएस्ट आया था 85, कितना 100 में 85 नंबर। और मेरे क्लास वाले में पढ़ने वाली लड़कियां वेट कर रही होती थी कि सर कब आएंगे। जिसको कैंटीन से लगा हुआ, कैंटीन में मैं भगा देता था, है ना। मैं फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करता। क्लियर हो गया? तो आप पहले पढ़ने की आदत डालो, बाकी सब है। जरूरत पड़ेगा तो 1 महीने बाद एक सेशन और ले लूंगा, फिर एकदम प्रिसाइज क्वेश्चन जो तुम लिख के लाना कि ये पूछना है सर से। पढ़ो तो सही। हाँ, हम तो मुफ्त में भला करने के लिए परेशान है, तुम भला करवाओ तो सही अपना। हाँ, और तुमसे एक कप कॉफी भी नहीं पियेंगे जिंदगी में, ये भी गारंटेड है। और बोलो तो हाँ, जब कुछ बन जाना तो आके पिला देना। और भी फुटपाथ पे ही मैं पीता हूँ चाय भाई, इधर नहीं कोई लाट साहब वाला हैबिट नहीं है। वो क्या कैफे कॉफी डे क्या रमन, जिसमें सब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को ले जाता है। हाँ, मैं एकदम फुटपाथ पे बैठ के वो 15-20 रुपए वाला, रमन मेरे साथ और सत्यम बहुत चाय पिया। हाँ, वो सब शौक नहीं पालता, नौटंकी नहीं करता मैं लाइफ में, जो हूँ सो हूँ। क्लियर? तो पंकुरी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच। आदत डालिए, पढ़ने का आदत डालिए, सिलेबस देखिए, अपने आप सारी चीजें तय हो जाएगी। नेक्स्ट शिवानी, आई थिंक शिवानी एक शर्मा भी है, एक यस सर। हाँ, बोलो सर, माय क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूथ टुवर्ड्स पॉवर्टी एंड सफरिंग इन इंडिया? ये सब बेकार के सवाल में मत पढ़ो, ठीक है। देखो, देश चलाने का काम मोदी जी का है, जो प्रधानमंत्री बनेगा उसका टेंशन है कि पॉवर्टी क्या करना है, तुम्हारा टेंशन नहीं है। दिल्ली चलाने का टेंशन जो है केजरीवाल का है, जो चीफ मिनिस्टर है। यूनिवर्सिटी चलाने का टेंशन वाइस चांसलर को है, कॉलेज चलाने का टेंशन प्रिंसिपल को है। तुम्हारा टेंशन सिर्फ अपने आप को ठीक करना है। क्लियर हो गया? मैंने एक अपनी क्लासेस में स्कूल टाइम में मैंने मैम से सुना था, पढ़ा था, मतलब कि हम एक संसाधन है। क्या है? किसी से हम एक संसाधन है। हाँ, हम किसी से लेते हैं और हमें देना भी होता है। ठीक है। तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा भी क्या योगदान है। तो यही चीज तो मैं बता रहा हूँ, पे बैक टू द सोसाइटी वाला तुम फार्मूला बता रहे हो कि समाज को आप क्या दे रहे हैं। मैं आपको मुफ्त में काउंसलिंग कर रहा हूँ, ये पे बैक टू सोसाइटी है, लेकिन पहले मैं इस लायक बनाऊं तभी ना तुम मेरी सुन रहे हो। यस सर। तो पहले कुछ बन जाओगे तभी तो समाज को दोगे। हाँ, अरे भाई, मैं एक चीज, तुम्हारी मैम ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि आप समाज से लेते हैं तो आपको समाज को देना होता है। तो जब देने लायक रहोगे, अच्छा टीचर बनोगे, तभी ना जाके अच्छा पढ़ाओगे। तो अच्छा टीचर कब बनोगे? जब स्टाइल में बाल झाड़ोगे तब होगा, या कमांड होगा सब्जेक्ट पे तब होगा? कमांड। तो बस, तो उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। मान लो तुम टीचर ही बने और बहुत अच्छा बनना है, तो जब सब्जेक्ट पे कमांड होगा तभी ना बच्चे शिवानी मैम करेंगे, या ऑफिसर में बढ़िया करोगे। अरे वो लड़की जो संस्कृत में श्लोक पढ़ी, कितना बढ़िया बोली कि क्या सुगंध नहीं होता है तो चंदन ही सबसे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ,
तो बच्चे वो जो प्लेबैक वाला है वो बाद में सोचना, पहले तो इस लायक बनो ना कि मुझे कुछ बनना है, तभी तो कुछ दे पाओगे ना। ओके अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, देश का चिंता मोदी जी का टेंशन है, तुम्हारा टेंशन नहीं है। तुम्हारा टेंशन है कि अपने आप की चिंता करो और बड़ा आदमी बनो। क्लियर हो गया? हाँ, ये हवाबाजी वाला लंबा लंबा, हाँ वो सब चक्कर में नहीं रहना है। कोई बोल दिया कि आप देश का भविष्य है, कोई भविष्य नहीं है जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे। हाँ, और मेरी एक आदत बड़ी खराब है, मैं बहुत डायरेक्ट और ब्लंटली बोलता हूँ, बिना परवाह के कि किसको क्या अच्छा लगता है बुरा लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छा होता है। मुझे नहीं पता अच्छा होना होता है या नहीं होता है, मैं ऐसे ही हूँ। हाँ ओके सर। हाँ ठीक है, तो पहले पढ़ो, कुछ अच्छा बनो, तब फिर समाज की टेंशन लेना कि समाज में क्या करना है, क्या लेना देना है। लेकिन उसके लिए काबिल बनिएगा तब ना। मैं प्रोफेसर नहीं होता और ऐसी सड़क पे घूम रहा होता तो मेरी सुनती क्या तुम लोग? नहीं सुनती ना। मेरे पास देने के लिए क्या था? फिर कुछ नहीं था। मैं आज हूं यहाँ पे कि देता हूं, लोग बोला तो सुबह से 5-6 घंटा बोल चुका हूं, तो इस लायक हूं तभी, और फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम आप कीजिए तो सही, गाइड करने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ, तो मेहनत करने का ठान लो, फिर मुझे जब फोन करना है खाली सर से नंबर ले लेना और सर का नाम बता देना कि सर ये सर की स्टूडेंट हो, तुमको इतना हेल्प कर दूंगा, गाइड कर दूंगा कि जिंदगी में कोई नहीं किया होगा। करो तो सही, ठीक है? चलो नेक्स्ट बच्चा, शिवम कुमार है जरेज। अच्छा हाँ भाई आ जाओ शिवम। सर नमस्ते। माइक तो ऑन करो यार, तुम लड़का हो, बहुत देर बाद तो एक लड़के का शक्ल देखने को मिला है। बताओ सर। मैं वो बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ एसओल से, हिंदी माध्यम में। वेरी गुड। हाँ यस सर, तो मैं यूपीएससी मतलब स्टार्ट किया हूँ सर, अभी 2 महीना हुआ है। अभी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो सर मैं जैसे हिंदी माध्यम का सर यूपीएससी में रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, तो सर मैं थोड़ा सा वो विचलित हो रहा हूँ। तो सर आप कुछ मतलब थोड़ा बता दे कि मतलब क्या माध्यम का रोल होता है क्या? मतलब नहीं, कोई माध्यम का रोल नहीं होता है। जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू बता रहे हैं कि हिंदी मीडियम से कम सिलेक्शन होता है, वो सब फालतू बात है। मुझसे ज्यादा वो आप जो भी जिनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, वो सबसे हम लोग ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा नाम इज्जत है, वो सब हवा फैला रहा है। कुछ नहीं होता है। पहला चीज, आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस का हार्ड कॉपी एकदम जो आपका स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दीजिए। क्लियर हुआ? ठीक। और एक सिनेमा का कोई हीरोइन अच्छी लगती है तो उसका भी फोटो चिपका दीजिए। दिल में रखिए कि पहले बड़ा ऑफिसर बनना है, फिर ऐसी वाली सुंदर लड़की से ब्याह करना है। लेकिन सिलेबस सामने होना चाहिए, और दिन भर में 5 बार सिलेबस को जरा देखिए क्या टॉपिक है, क्या आपके सोते उठते आपका सिलेबस घूमना चाहिए। क्लियर हो गया शिवम जी? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है शिवम, तुम्हारा माइक जो है वो म्यूट है, अनम्यूट करो उसको। सिलेबस जो है यूपीएससी का सामने जो दीवार है उस पर चिपकाओ। 3 बार में समझ लो वही तुम्हारा बाइबल है, वही गीता है, वही पुराण है, वही कुरान है, जो है सब वही है। उसको बस देखो और एक एक चीज चाट जाओ, बात खत्म हो गई। ओके हो गया शिवम? यस सर, धन्यवाद। और एक सुंदर लड़की का फोटो है जो सिनेमा में अच्छी लगती है, उसका भी सामने फोटो होना चाहिए। यस सर। हाँ, लेकिन तब जब कुछ बनोगे तब ऐसा वाली मिलेगी, समझ गया? थैंक यू सर। हाँ, चाहने से नहीं होता। चलिए नेक्स्ट बच्चा। हाँ बेटा, आवाज क्रैक कर रही है। क्लियर? सर मैं संजना। सर मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा ज्वाइन किया मैंने। हाँ बोलो कोई इशू नहीं। हाँ संजना, तुम क्वेश्चन पूछो अपना। सवाल है तो पूछो। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी जैसे हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है सर, तो हमें अपना बेस मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी होगी सर? मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ सर। तो इसीलिए बता दिया, एनसीईआरटी का किताब लो। एक दिन वो दिल्ली क्या है, दिल्ली गेट के पास संडे को मार्केट लगता है नई सड़क पे, वहाँ जाओ, किताबें यूपीएससी एनसीईआरटी का खरीद के लाओ, पढ़ना शुरू करो।
ठीक, उसको देखो, कोई दिक्कत हो तो आजकल तो सोशल मीडिया पे 50 उससे वीडियो है, गूगल पे टाइप करो, उसके बारे में सुनो और पढ़ना शुरू करो। सर कोई स्पेशली कोचिंग भी लेनी पड़ती है यूपीएससी अरे की कुछ नहीं, तैयारी? पहले खुद पढ़ो ना भाई। कोचिंग तुमको क्या करेगा? कोचिंग तब लोगे ना जब बेसिक ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि कह दूं कि कोचिंग चले जाओ, 1 लाख रुपया खर्चा कर लो। कोचिंग से क्या होगा? एक चीज बताओ, तुमको पहलवान बनना है तो पहले शरीर मजबूत करना होगा ना, वर्जिश करना होगा ना। हाँ जी सर। तो पहले खुद पढ़ोगे तभी ना, नहीं तो 300-400 की भीड़ है, वो तो कुछ भी टीचर बोल के चला गया, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। पहले पढ़ने की आदत डालो, ठीक है? एंड यू स्टार्ट विथ एनसीईआरटी बुक्स, ओके? सर 6 to 12 पढ़नी है बुक्स? हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, 6 to 12 एनसीईआरटी, ओके? सर बट आप इकोनॉमिक्स बोल रहे थे, मैंने तो कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है। नहीं पढ़ी तो पढ़ना शुरू करो। तो बहुत चीज नहीं पढ़े, जिंदगी में बहुत चीज नहीं किया। हाँ, ठीक है सर। पढ़ना शुरू करो। कुछ एक बार पढ़ोगे, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, फिर उसका वीडियो देखो, फिर समझ में आएगा, फिर नहीं आएगा। भाई 2 साल का रिग्रेस मेहनत होगा तभी ना। लेकिन जो चीज पे मेहनत करना उसी पे मेहनत करना, आलतू फालतू चीज में नहीं लगना है। क्लियर? हाँ, ओके सर। हाँ जी, इतना पढ़ो कि घर वाला मान ले कि अभी पागल हो गई है। क्लियर? पढ़ने जब ज्यादा पढ़ने लगोगे तो 2 चीज होगा। घर वाला एक तो समझेगा कि इसका दिमाग लगता है खराब हो गया, नंबर 1, और दूसरा मम्मी ज्यादा केयर करने लगेगी। बेटा ये खा ले, वो खा ले, पढ़ते हुए कि थोड़ा आराम कर ले, तब समझना कि रास्ता ठीक चल रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अगर हम अभी से तैयारी करते हैं तो फिर हम ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करें यूपीएससी के लिए? जिस समय आप अप्लाई करते हैं 21 साल होते हुए आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है? ओके सर। अरे भाई मैं फिर आ जाऊंगा 2 महीने बाद, तुम लोग का पर्सनल चीज है। अभी पढ़ने की आदत डालो ना। क्यों तुम मान लिया कि फर्स्ट एंड लास्ट इंटरेक्शन है? मुझे भला करने में बहुत मजा आता है, तुम करो तो सही। तुम 2-4 महीना अपने को मन बनाओ पढ़ने के। जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो उसको चाट जाओ बिल्कुल। हाँ, फिर 2-3 महीना बाद अपना सर का माथा खाना, बोलना कि सर एक बार वर्मा सर को फिर बुला दीजिए। जितने सवाल होंगे, दुनिया से सवाल पूछती है, तुम भी फायदा लो ना, यही तो कह रहा हूं। हाँ बोलो, एनी मोर क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। सर थैंक यू। हाँ सर जैसे आपने बोला कि सर 6 to 12 एनसीईआरटी, बेटा आपकी आवाज ना बहुत क्रैक कर रही है। तो सर जैसे सब्जेक्ट में, जैसे मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट करा था, मैं अभी कॉमर्स। कैन यू बी लाउड? थोड़ा सा देखो तुम्हारा साउंड सिस्टम थोड़ा और उसको लाउड करो, या सत्यम देखो अगर हो सकता है। मुझे कोई दिक्कत हो रही है उसका सवाल मेरे को कोई बच्चा बताओ कि क्या पूछ रही हो। वॉइस तुम्हारा बहुत। सर मैं ये पूछती हूँ कि आपने 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला है। हाँ और सर मैं भी बीबीए कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर 2nd सेमेस्टर। तो सर हमें अपने सब्जेक्ट तो पढ़ने ही होते हैं। जैसे मेरे पास अभी इकोनॉमिक्स, तो मेरा इकोनॉमिक्स में मेरी स्टार्टिंग से मेरे पास वो सब्जेक्ट है 11th क्लास से, तो वो तो मेरा अच्छे से कवर हो जाएगा। रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की, तो मैं ग्रेजुएशन के भी पढ़ने। तो सर मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी एक सब्जेक्ट ही कंप्लीट करूँ या फिर मैं इकट्ठा सारे सब्जेक्ट्स को चलाऊं? नहीं ऐसे कर लो। एक सेकंड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वो स्ट्रेटजी का ठीक है मैं समझ पा रहा था और कुछ टाइम बाद मैंने गिव अप कर दिया। ठीक है। हर सेमेस्टर में एक पेपर उठा लो। जैसे अभी तो तुम्हारे पास अगर टाइम है तो अभी तुम लोग, मेरा ख्याल है कौन सा 2nd सेमेस्टर में होगा सब, तो 3rd में जैसे ही जाओ तो एक पेपर उठा लो कि हिस्ट्री मुझे 3rd सेमेस्टर में पूरा कर देना है। 4th में जाओ तो पॉलिटी, कोई एक जीएस का उठा लो और एक सेमेस्टर में एक पेपर खत्म कर दो। क्लियर हो गया? ठीक, चलो नेक्स्ट। मैं ये कह रहा हूँ, बता रहे हैं कि तुम लोग जो एग्जाम दोगे, सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे हो, हर सेमेस्टर में एक कोई पेपर जो है उसको उठा लो। हाँ, जैसे 3rd सेमेस्टर में गए तो हिस्ट्री ले लिया और हिस्ट्री पढ़ गए।
4th में गया तो कोई ज्योग्राफी, और एक ग्रुप बना लो 2-4 बच्चियों का, पढ़ने वालों का। क्लियर हो गया? 2-4 बच्चे जो हैं अपना ग्रुप बना लो, और आपस में जैसे शाम को मान लो गप कर रहे हो तो उसी पे गप करो ना भाई। एक ग्रुप बना लो 2-3 का, ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ग्रुप में, फिर वो सीरियसनेस खत्म हो जाता है। क्लियर? यस, नेक्स्ट। सर मैं अभी एनसीईआरटीज कर रही हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो मुझे उसके नोट्स बनाने चाहिए, और अगर नहीं बनाने हैं, मतलब आई मीन अगर बनाने चाहिए तो किस हिसाब से बनाऊं कि वो मेरे मतलब लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में इजी हो मुझे? देखो, नोट्स तो आगे पीछे बनाने पड़ते हैं, उसका फायदा होता है कि नोट्स एक बहुत पर्सनल तरीका होता है, क्योंकि लास्ट में जब आप एग्जाम देते हो ना तो ब्रश अप करने में बड़ा आसानी होता है। Yes, पहले एक राउंड पढ़ जाओ और टॉपिक वाइज नोट्स बना लो। जो भी नोट्स बनाओ उसमें 2-4 पेज ब्लैंक छोड़ देना। क्लियर? यस सर। फिर मान लो 20 दिन बाद या 1 महीने बाद उसको पढ़े, और मान लो तुम्हारे पास कोई नया कंटेंट आया तो फिर उसको वहां पे ऐड कर दो, डेट डाल दो और वहां लिख दो। क्लियर हो गया? जी यस तो सर। नोट्स तो बिल्कुल बनाने चाहिए। नोट्स बहुत पर्सनल चीज होते हैं, मैं मानता हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए। ओके ओके सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलो। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन फर्स्टली ये है कि मेरा अभी रिसेंटली एमए जो है वो कंप्लीट हुआ है, 60% मेरे मार्क्स हैं, और मुझे आगे पीएचडी करना है। तो मुझे कहीं से मतलब एज अ फ्रेंड थ्रू पता चला कि इग्नू से अगर हम पीएचडी करते हैं तो नेट के थ्रू क्लियर करना पड़ेगा। तो आप मुझे एक एग्जैक्ट मतलब लाइन बताइए कि जैसे मैं पीएचडी क्लियर कर सकूं। एमए कहाँ से किया हो? एमए में इग्नू से किया है मैंने सर। इग्नू से किया है। पहला तो तुमको नेट और जीआरएफ का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके सर। सर इसमें ना इग्नू में ही अखिलेश तिवारी करके सर हैं, तो उन्होंने बताया कि डायरेक्ट इग्नू से हो सकती है पीएचडी। मैंने यही सेम क्वेश्चन बोला था। नहीं, अखिलेश तिवारी जी आपको सही नहीं बता रहे। आप सुन लीजिए, वो जमाना गया, ठीक है? मेरे खुद ही के कई बच्चे जो हैं वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, और मैं उनका पर्सनल गाइड हूँ। ठीक है? ओके। आपको इग्नू से एमए कर लिया, अब इग्नू में पीएचडी करने के लिए पहला तो नेट जीआरएफ करना पड़ेगा, फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर वहाँ सिलेक्शन होगा, तब होगा। वो पुराना जमाना गया। इग्नू में भी अब उतना ही टफ है जितना कहीं भी टफ है। क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल। तो सर सेम क्वेश्चन किया था तो उन्होंने डायरेक्ट यही जवाब दिया कि इग्नू से डायरेक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। अरे भाई, जो हम कह दिए वो ब्रह्मा का लकीर है। ठीक? नेट तुमको देना पड़ेगा। नेट की एग्जाम होती है, तुम जानते होगे। जब पीजी के हो तो फिर तुमको उसका है ना, जीआरएफ कर लो तो और अच्छा है। बिल्कुल सर, नॉलेज तो है लेकिन थोड़ा सा मिस गाइडेंस हो रही थी, दैट्स व्हाई आई एम। नहीं, बिल्कुल मन ठान लो कि पढ़ना है तो पढ़ना है, पहले वो काम करो। ठीक है? फिर वहाँ भी रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और बिल्कुल जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में होता है, और उसको इजी मानकर नहीं चलना। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। ठीक सर से एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे हम टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं टीचिंग के लिए, तो उसके थ्रू हम एमए के थ्रू कर सकते हैं या फिर बीएड भी क्वालिफाई करना जरूरी है? या टीजीटी के लिए 2 चीज है आज की तारीख में। स्कूल टीचिंग के लिए तुमको पता है कि एक तो बीएड मस्ट हो गया है, और दूसरा सीसेट कोई नहीं है ना, सीसेट का जो है एग्जाम तुमको देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। सीटेट जो है कंबाइंड टेस्ट जो है एजुकेशन वाला, वो देना पड़ेगा। उस क्वालिफाई करोगे तभी तुम आज की तारीख में स्कूल में टीचर बन सकते हो। आजकल अच्छे स्कूल ये मांगते हैं बीएड प्लस सीटेट। ओके चलो नेक्स्ट। पिंकी श्रीवास्तव कौन है? यस सर। बोलो बच्चे। सर मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे मतलब प्रीलिम्स कहते हैं कि क्लियर हो जाते हैं, तो मेंस में मेन राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहुत स्टार्टिंग से हमें ये करना शुरू कर देना चाहिए। तो सर मेरा ये स्टार्टिंग से ही मतलब हमें प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के साथ। बिल्कुल। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब अभी से हम कैसे प्रैक्टिस करें कि मतलब अपना आंसर प्रैक्टिस कि हमारा अच्छा हो सके। लिखने की आदत डालो, शुद्ध लिखो, और
प्लेन पेपर पे लिखना है। यूपीएससी में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वो प्लेन मिलते हैं, लाइन वाला नहीं मिलता है। यस सर। तो प्लेन पेपर समझते हो ना, सादा वाला? यस सर, यस। इसमें लाइनिंग नहीं है। तो एक तो शुद्ध लिखो, सही लिखो, फिर अपना ही गलती ढूंढो, फिर उसको करेक्शन करो, ठीक? और लाइन ऐसा ना हो कि नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे जा रहा हो, वो काम नहीं होना चाहिए। ओके? यस सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट बताइए, बोलो। तुम्हारे सवाल अब कम गए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं इस बार 28 को मेरा एग्जाम है यूपीएससी का। किसका? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर इस बार मैंने ना फॉर्म फिल किया है, तो मेरा एग्जाम है 28 मई को। अच्छा, यूपीएससी दे रहे हो? यस सर। Very मैं good. एमए फर्स्ट ईयर के साथ में हूँ। देखो, मैंने जो भी बोला है मैं ये समझ के बोला हूँ कि फ्रेशर बच्चे हो। अच्छी बात है कि तुम दे रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन थोड़ा मैच्योर हो। बताओ। तो सर बस मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि अब मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं। सिलेबस सामने रखिए। ओके। सिलेबस सर कंप्लीट हो चुका है मेरा। हाँ तो रिवीजन हो रही है। एक सेकेंड, ग्रेजुएशन किस में किया हो? मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल प्लस में किया है मैंने। हाँ तो किया है तो सीटेट वाला देखो, 2 पेपर होता है प्रीलिम्स में, एक जीएस होता है, जनरल स्टडीज, तुम जानते हो? यस सर। और एक सीटेट होता है। यस सर। सीटेट को जरा मैंने ठीक ठाक से रखना। सर उसमें मेरी रीजनिंग तो बेस्ट है, बस थोड़ा मैथ में बस लग रहा है। थोड़ा से काम नहीं चलता है, ये जितने बच्चे हैं ना, ये थोड़ा में ही अटकते हैं। ओके सर। हाँ, 1 नंबर से कम 10,000 बच्चा अटका रहता है। क्लियर हुआ? यस सर। आप ऐसे समझ लो कि आप हवाई जहाज की यात्रा करने गए थे, 2 सेकंड लेट हुए, हवाई जहाज उड़ गई, बात खत्म। यस सर। हाँ, तो वहां रोने गाने का कोई मतलब नहीं है कि सर वो 2 सेकंड का मामला था। अरे भाई 2 ही सेकंड तो बहुत कुछ होता है वहां। हाँ? यस सर। 1 नंबर का मामला था, 1 नंबर पे तो हाँ जिंदगी आगे पीछे हो जाती है। यस सर। हाँ पीटी उषा हाँ सर। 1 सेकंड के 10वें भाग से हाँ कांस्य पदक से हाँ, रहे। तो सही बात है। हाँ तो 1 नंबर तो बहुत होता है ना? हाँ सर मैंने सुना है सीसेट में क्या बोलते हैं 33% लाना पड़ता है। कितना? 33%। 33 नहीं, बिल्कुल सही है कि 30 ये गलत फहमी मत पालना। 33 ही लाना। एक वो तो सेकंड 27 नंबर मतलब क्वेश्चन करने पे हमारा हो सकता है क्लियर, लेकिन हमें बेटा सुन लो पहले, वो तुमने जो इंफॉर्मेशन दी वो बिल्कुल सही है कि 33% ही लाना पड़ता है, और वो 33 लाने के लिए अच्छे धुरंधर के पसीने छूट जाते हैं। क्लियर हुआ? सर 1 सेकंड टाइम दो मुझे, जरा बैटरी जो है ना डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे लगाने दो। 1 सेकंड का टाइम दो। चलो ठीक है, मैं आ गया हूँ वापस। बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज सा हो रहा था तो मैंने लगा दिया उसको। हाँ बोलो बोलो बच्चे। सर बस यही कंफ्यूजन थी। नहीं वो 33 के चक्कर में मत पड़ो। तुम मान लो कि 50% पे सिलेक्शन होता है। हाँ वो तो मान के चलना ही है। हाँ, क्योंकि जब बच्चे पीटी का एग्जाम दे के आते हैं ना, तो आधा मेरे पास ही रोने आता है। ठीक है? ओके सर। हाँ, और जिस दिन पीटी का एग्जाम होता है, 2-4 मेरे चेले हैं, तो उनको 10 बजे रात तक मुझे समझाना पड़ता है। वो इतना टेंशन में आ जाता है। हाँ, 4 बार पीटी क्लियर किए हुए फिर भी कह रहा है कि सर पता नहीं क्या होगा। उसको डोंट टेक इट लाइटली। ओके सर। हाँ, वो 33 वाला दिमाग से पहले हटाओ। ठीक? तो मान लो कि वो 50% पे सिलेक्शन होता है, लेकिन फैक्चुअली जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है। यस,
नेक्स्ट चांदनी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. नो सर, बस मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी. हाँ बोलो बोलो, सवाल है तो. नो सर, क्लियर है सर. चलो ठीक है. नेक्स्ट कोई बच्चा? हो गया. चलो सत्यम, आई थिंक ये सवाल अब. हाँ यस सर, आई थिंक कोई नहीं, ऐसा है. चलो एक राउंड ठीक है. all the questions sir. Now Pankuri will proceed and धन्यवाद सर, आपने हम छात्र और छात्राओं को अपने प्रभावित वाक्यों और कैसे हम यूपीएससी के एस्पिरेंट बन सके उससे आपने हमें प्रभावित किया है. उपनिषद में कहा गया है चैरवती मतलब आगे चलने का नाम ही जीवन है. जीवन में रुक जाना जीवन नहीं होता, क्योंकि जीवन निराशा हताश होकर जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती. जो भी हमारा समय शेष बचा है उसमें मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए. तो सर आपने पूरे कंक्लूड में जो भी हमें यूपीएससी से रिलेटेड हमें समझाया है उससे हम आशा करते हैं कि हम भी आगे चल के यूपीएससी के एस्पिरेंट बन सके और आप जैसे गुरुओं का नाम ऊंचा कर सके. नहीं, तुम्हारा गुरु रमन है, हल्दर है. लेकिन सर आपने हमें सिखाया ना. नहीं, अच्छा करो. आपने यूपीएससी से दो चीजें हैं, फिर भी कभी जरूरत पड़े तो सत्यम सर और रमन सर, अभिषेक सबको बता देना. 2-3 महीने बाद फिर से एक राउंड हम मिल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, मैं इसी तरह बहुत डायरेक्ट बोलता हूँ बिना किसी लाग लपेट के, और मेरा कोई पर्पस आपको है ना हर्ट करने ये वो का नहीं होता है. मैं किसी आज तक जितने को पढ़ाया मैंने शायद ही किसी का पर्सनली मैं उसको जानता हूँ. मेरा पर्पस ये होता है कि टाइम का सम्मान कीजिए और जिंदगी में अच्छा कीजिए. ओके ठीक सर, थैंक यू सर. अपना इज्जत कीजिए, और अपना इज्जत आप तभी करेंगे जब आप समय का सम्मान करेंगे, तो समय आपका सम्मान करेगा. ओके यस सर. चलिए और बताइए. रमन सर आप कुछ बोलेंगे? हाँ हेलो बोलो. हाँ सर को कैंपस में तो मुलाकात होती ही रहती है और सर मुझे भी. चलो ठीक है, थैंक यू. हाँ और सत्यम सर और मैं यही बात कर रहे थे कि मतलब बच्चों को कुछ जानने को मिले. बच्चे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी से संबंधित. कोई नहीं, जब ये लोग जब ज्यादा तंग करे तो फिर से हमारा एक ऑनलाइन मीटिंग करवा देना. ठीक है. okay sir, now we will proceed. हाँ. Okay, let's have a selfie time. Please if possible turn your camera on and I will click a picture. If possible you can turn on your camera. क्या करना है? No sir, you have on. Okay, thank you sir. We can conclude this word. चरेवेती चलने का नाम ही जीवन है. आगे बढ़ते हैं, हम आगे और सेशन करेंगे. अगर आप सब स्टार्ट करें एनी टाइम मुझसे जितना भला करवा सकते हो कर लो. ठीक है. हाँ, पे बैक टू सोसाइटी के तहत मैं भला करना बहुत एंजॉय करता हूँ. करो तो सही. ठीक है. चलो ओके. थैंक यू सो मच सर. नाउ आई कैन लीव आई थिंक. यस सर हम भी बढ़ा ओके. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सत्यम एंड रमन सर अगेन for this opportunity to interact with these beautiful kids. एक जमाने में मैं नन कॉलेजिएट में मैंने कहा मैं 15 साल पढ़ाता था, अब छोड़ दिया हूँ, है ना. तो अच्छा लगा. और हम तो हमारा तो जो बच्चों का एज ग्रुप होता है जिनके साथ हम रात दिन रहते हैं, 17 से 35 साल वाला जो है मेरे एज स्टूडेंट ही होते हैं. तो थैंक यू वेरी मच, है ना. और फिर कभी दूसरे टाइम फिर मिलेंगे. ओके चलिए. ओके सत्यम, सो आई कैन लीव नाउ. Yes sir.
चलो, ओके, बाय, गुड लक एवरीबॉडी।